चलो, तो ये फॉर्मूला है। जब वेलोसिटी दिया है तो हम लोग ये फॉर्मूला लेंगे। जब रियल डेप्थ और वो वाला देंगे, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ, तो वो लेंगे फॉर्मूला। और भी एक है वो साइन एंगल वाला। तो 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला है, जो दिया है उस हिसाब से लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1.33। मैं सीधा रखता हूँ, मटेरियल को यहाँ पे ले लेता हूँ, वो यहाँ पे जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 1.33 से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा कुछ आंसर। 3 डिवाइडेड बाय 1.33, आपको आंसर मिलेगा 2.25 इंटू 10⁸ तो ऐसा कैसे है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज दिस। ठीक, नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल था। पहला है वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दिया है और ग्लास में भी वेलोसिटी दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट का फर्स्ट देखो, मैं सिर्फ अब v लिखूंगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। VVC लिखते चलो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दिया है, हमेशा 3 × 10⁸ होता है, ये तो आपको पता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिया है, G लिखता हूं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸, ये दे दिया है। दो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी है, दोनों का रेशियो ले लो, वैक्यूम अपॉन ग्लास का वेलोसिटी 3 × 10⁸ बाय 2 × 10⁸। 10⁸ गया तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 2 × 1 = 2, 1.5। ठीक, बहुत सिंपल है। एक होता यस, एयर एक होता है। क्या समझ में नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम दोनों सेम ही होता है, थोड़ी सी चेंज होती है वेलोसिटी। ठीक, इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती है वैक्यूम और एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट का सेकंड हम लोग कर रहे हैं। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है और देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है डायमंड का 2.5 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे दिया है 3 × 10⁸। नीचे दिखाई दे रहा है, यस। तो आपके पास फॉर्मूला है, उस हिसाब से जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम VVC अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वहां पे चला जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 × 10⁸ और ये 2.5 दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ जाएगी 2.5। तो 3 डिवाइडेड बाय 2.5 करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 × 10⁸ का वही 10⁸। बहुत सिंपल है, सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ है। सर 2.5 है तो वो पॉइंट का ऊपर 10 कट नहीं होगा। 3/2.5 को मैंने ऐसा कर दिया। अब इसको मैंने डिवाइड किया 30/25। ठीक, तो वो पॉइंट कट कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो पॉइंट रखना पड़ेगा उसको। ठीक, यहाँ पे भी ऐसा होगा। कहां गया, यहाँ पे 3/1.33 को क्या लिखोगे, 300/133। ठीक है, फिर डिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलो, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 हो गया है। अब न्यूमेरिकल्स 2
एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ एयर फॉर अ रे ऑफ लाइट इज 40 डिग्री. If the ray travels through water of refractive index 4/3, find the angle of refraction. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है, ठीक है. तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए. पहले तो जो दिया है वो लिखते हैं. प्रैक्टिस सॉरी न्यूमेरिकल 2 है. एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है. द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर इज 40 डिग्री, 40 डिग्री. If the ray travels through water of refractive index 4/3, find the angle of refraction. और refractive index of water with respect to air दिया है, मतलब 4/3 दिया है. ठीक. अगर कोई रे ट्रैवल कर रहा है एयर में से वाटर में और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है 40, हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 4/3 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसकी इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा? 3/4, उल्टा. ठीक. हमेशा ये यहां से आ रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहां से जाएगा, तो सेम वे में उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो उसका उल्टा हो जाएगा. ठीक. तो इसीलिए मैंने 3/4 रखा है. या तो उसको ऐसे लेने दो. ये फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन एंगल I अपॉन साइन एंगल R. ये हो जाएगा. फिर यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला बना के दिया है, तो अच्छा है. हम लोग साइन R इज इक्वल टू साइन I अपॉन कितना दिया है? सॉरी, साइन I अपॉन ये वैल्यू बाद में रखेंगे. चलो, साइन I क्या दिया है? 40. साइन 40 क्या होगा? साइन 40 हमको देखना पड़ेगा. उसके लिए यहाँ पे दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना लॉग टेबल जो देते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक मैथ्स की है, उसके पीछे देखो साइन 40 दिया होगा. ठीक है. 0. या तो आपको ये वैल्यू दे दिया जाएगी, या तो आपको वहां पे दे ही दी जाती है, क्वेश्चन में दे दी जाती है शायद, मोस्ट प्रोबेबली. सर नहीं दे तो क्या करना है? तो हम लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी. कैलकुलेटर लेके जाना है. नहीं, लॉग टेबल है, देते हैं वहां से. लॉग टेबल मांग लेना है. वो हम लोग वो एक्सरसाइज जो बाकी है ना हमारी ट्रिग्नोमेट्री बी एंड सी, उसमें ही ऐसे ही काम है, तो उसमें मैं सिखाने वाला, तो तब तक थोड़ा इंतजार करें. उसमें तो मिनट और सेकंड या कुछ भी है, वो भी साथ में आ रहा है. वो सिंपल होता है. ये 4/3. अब 3 ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 0.48 20/4, और फिर ये 4 से शायद ये जाएगा, देख लेते हैं. 4 1 जा 4 2 जा 4 5. सर 0.5 नहीं आएगा? हाँ, नहीं 0.4 नहीं आएगा? बात जो पढ़ता है. यस, ठीक. ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 2 जा 10, 1 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3. 0.36. वैल्यू ही गलत. ये जो भी आएगा वो साइन वाला आएगा ना. सर आपने वैल्यू गलत ली है. साइन 40 की. साइन 40 की वैल्यू है 0.6427 और आपने 4820 ली. वो नीचे वाली ले ली. सर आपने आंसर ले लिया. साइन 40 की वैल्यू है 0.6427 बाय 4/3. अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 0.6427 बाय 4. ठीक. अब इसको मल्टीप्लाई करो और फिर उसको डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा जो यहाँ पे दे दिए हैं.
कुछ मिला है 0.4820। अब आपको साइन आर की वैल्यू मिली है, साइन आर इज इक्वल टू 0.4820, आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4820 ऐसा कुछ दिया है और उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है। साइन 0 एंगल में देखना है, 4 कॉलम वाला लॉगरिथम आपने नहीं पढ़ा होगा, तो लॉग में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि फोर्थ 0 एंगल में देखना है, फिर 4 का देखना है, फिर उसका सेकंड 8 का देखना है, ऐसा आता है। पॉइंट में आता है, डिग्री में दिया होगा 48 और 20 ऐसा कुछ दिया होगा। हम लोग वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा। ये नियरली आ जाएगा 28.82। दिस इज द एंगल, ये एंगल आ जाएगा 20। यस, आवाज नहीं आ रहा। चलो, तो ये वाला लॉगरिथम वाला होता है, ऐसे शायद पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग करेंगे, सारे के सारे करेंगे, तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा। सिर्फ आपको ये साइन एंगल देखने का जो है वो बाकी रह गया आपके लिए। साइन 40 दिया होगा, मैथ्स की टेक्स्ट बुक निकाल के देख लेना, थोड़ा बहुत ट्राई लगाना है, आंसर दे दिए तो तुरंत पता चल जाएगा कैसे निकलना है। ठीक, चलो इरेज करो जो। चलो, इसको अनसॉल्व दिए हैं तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है, तो मुझे मैथ्स की बुक लेके आनी पड़ेगी। ओके, तो पीछे लॉग टेबल भी है, मैं देखूंगा कि हमारा आंसर सही आते कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अनसॉल्व दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास ऑफ ब्लॉक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये ग्लास है नीचे, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया है 19 डिग्री, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया है, कितना है 1.5। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं, इसी का उल्टा करेंगे क्या, उसी को ऐसे रहने देंगे, इसी का चलो निकालते हैं एंगल ऑफ, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज साइन एंगल I बाय साइन एंगल R। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हम लोग साइन एंगल I निकालना है, ठीक है, तो उसको वहां पे ही रहने देंगे। साइन एंगल I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू साइन R। ठीक, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है कितना 1.5 इंटू साइन एंगल R, तो साइन R मतलब कितना दिया है 19, तो साइन 19 की वैल्यू देखते हैं, कोसाइन साइन 19, ओके 0.3255 0.3256 1.5 इंटू 0.3256। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, 0.3256 इंटू 1.5 क्या आ जाता है 0.4884। नाउ साइन I इज इक्वल टू 0.4। सर आज भी फिजिक्स ही करवा रहे हो ना अभी रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4884। साइन 29.23 हां 29.23 आंसर। कौन से एक मिनट में देख रहे हैं, 0.48 ढूंढना है ना साइन में, 48 29.23 नहीं आ रहा है आपके पास है लॉग, तो देख लो उसमें
अंदाजा आ जाएगा आपको आंसर का। ठीक, जरा देख लो कुछ समझ में आया कि नहीं। ये वाला तो समझ में आया। अब ये आपको ढूंढना है, तो साइन की वैल्यू ये कब मिलती है? 0.4884। तो 48 कहां पे है? 29 और 23 डिग्री। चलो तो मेरे साथ आप मेरे सामने आओगे तो मैं बता दूंगा आपको कैसे फाइंड करते हैं। चलो 29.23 डिग्री। आवाज कट रहा है, एक मिनट। अब ठीक है। Is it okay now? चलो नेक्स्ट। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 इसके जैसे ही है, सेम टू सेम वे से जाना है और कुछ नहीं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 का सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। दोनों का दे दिया है, इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे दिया है। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, मतलब मैं यहाँ पे मटेरियल लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। तो साइन एंगल इंसिडेंट कितना दे दिया है? 50 एयर में, और रिफ्लेक्शन 36 है, तो साइन 36। दोनों की वैल्यू रखनी है। साइन 50 पहले 36 लिख लेते हैं, 0.5878 0.5878 और सॉरी 36 का 50 का बाकी है, 50 का आ जाता है साइन 50 0.7660। तो दोनों को डिवाइड करना है तो आंसर आ जाता है 7660 डिवाइडेड बाय 5878 1.30। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3। अ ग्लास ब्लॉक 3 सेंटीमीटर थिक इज प्लेस ओवर अ स्टैम्प। किसी स्टैम्प पे, मतलब कोई चीज के ऊपर, कोई टिकट है या तो पेज के ऊपर रखा। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच द इमेज ऑफ द स्टैम्प इज रेज्ड। कितनी इमेज रेज होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 दिया। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब थिकनेस दे दी है ग्लास की, ये ग्लास का पेड़ इतना थिक है, दैट मींस ये क्या आपको दे दिया है? रियल डेप्थ। रियल डेप्थ दे दिया है आपको। वो ये पेज यहाँ पे दब गया है, ठीक है, ये पेज के ऊपर रखा मैंने, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? रियल डेप्थ कितनी हो गई? ये वाली। अब आपको ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा पेज, ठीक, जब आप उसको देखोगे तो वो अपरेंट डेप्थ आपको फाइंड करनी है। ठीक, अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ आरडी अपॉन एडी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया है? 1.54 और 3 सेंटीमीटर रियल डेप्थ है, तो अपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है। तो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 3 by 1.54, मतलब 300 154। 1.94 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी आपकी अपरेंट डेप्थ। अब ये जो हाइट थ्रू विच द इमेज रेज, ये कितना हुआ? तो टोटल 3 है, ये वाला 1.94 है, तो ये कितना आ जाएगा वो फाइंड करना है। इमेज रेज, इमेज की सॉरी
जो रियल ऑब्जेक्ट है उससे उसकी इमेज कितनी ऊपर आपको दिखाई दे रही है, तो इमेज रेज्ड थ्रू इज इक्वल टू 3 माइनस 1.94, ये आ जाता है आंसर 1.06 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.06 सेंटीमीटर इमेज ऊपर उठ गई। ठीक है, कहीं पे बीच में ना समझ में आए तो पूछ लेना, वैसे सिंपल कैलकुलेशन वाले हैं और कुछ है। चलो नेक्स्ट, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3। अभी ये तो न्यूमेरिकल्स था, मैं इसको मिटाता हूं। ऐसे ही हमको करना है, यही अब फॉर्मूला है इस सब में। वो एंगल वाला है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन जैसा रहता है, बाकी तो बहुत सिंपल। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का फर्स्ट, a coin is placed at the depth of 15 centimeter in beaker containing water। देखो ये बीकर है, यहाँ पे वाटर है, ये वाटर है और एक कॉइन रखा है, इसकी 15 सेंटीमीटर डेप्थ है, रियल डेप्थ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, आपको अपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है, तो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो रियल डेप्थ कितनी है 15 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, 4 नीचे ऊपर 3, 45/4, और 1 जा 4, 11 जा, सॉरी 11 4 जा 44, 11.25, 11.25, यस 11.25। तो ये इमेज कितनी, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे 11 पॉइंट, ये कॉइन आपको 11 पॉइंट इतना 11.25 पे दिखाई दे रहा है। मतलब इमेज रेज कितना, इमेज ऊपर आया, इमेज रेज इज इक्वल टू 15 में से 11.25 माइनस करो तो आपका आंसर आ जाता है 3.75 या 4.75, 3.75। ठीक है। तो इतनी इमेज ऊंची दिखाई देगी है। चलो नेक्स्ट, इसी के नीचे में लिख देता हूं, आप लिखते जाना, 2-2 बार 3-3 बार, क्या फर्क पड़ता है। फ्लोर ऑफ वाटर टैंक अपीयर्स एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर। अब देखो आपको एक स्विमिंग पूल है, उसका फ्लोर है आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी भरा हुआ, इसका फ्लोर कितना दिखाई दे रहा है, कितना ऊंडा है, 2.5 दिखाई दे रहा है, मतलब वो अपरेंट डेप्थ दी है, रियल डेप्थ फाइंड करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दी है, पानी की 1.33, तो रियल डेप्थ फाइंड करो, फाइंड द एक्चुअल डेप्थ। तो यही फॉर्मूला आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिखता हूँ, रियल डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू अपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया है, इनटू अपरेंट डेप्थ 2.5 दिया है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 2.5 इंटू 1.33, 3.325 मीटर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में ना वो याद रखना, सिर्फ ये फाइंड पूछा है कि कितनी इमेज रेज हुई है तो आंसर लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए पहले में खत्म। चलो लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम लास्ट, मतलब तो दो बाकी है। अ पोस्टेज स्टैम्प प्लेस अंडर अ ग्लास, वापस एक वो ग्लास वाला, इसको मैं मिटा रहा हूं, साथ में लिखते जाना।
बैठे मत रहना, सोते जाओगे, सो जाओगे, बैठोगे तो सो जाओगे। नींद आई, एक तो विंटर चल रहा है, ठंडी हवा है, और ऊपर से फिजिक्स का, न्यूमेरिकल्स का। अ पोस्टेज स्टैम्प प्लेस अंडर अ ग्लास अपीयर रेज्ड बाय 8 mm। देखो अब आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए। ये ग्लास फ्लैट है, यहाँ पे नीचे स्टैम्प है। अब इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये कितना दिए है 0.8, सॉरी सिर्फ 8 mm, मतलब 8 mm कोई इमेज आपको ऊपर दिखाई दे रही है। दैट मीन्स आपको ये नहीं दिया है। अब क्या फाइंड करना है? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, कैलकुलेट द एक्चुअल थिकनेस। तो एक्चुअल थिकनेस x मानेंगे हम लोग। तो ये वाली जो है, मतलब अपरेंट डेप्थ, तो क्या हो जाएगी x माइनस 8 रखा है कि 8? हाँ चलो 8 mm पूरा x है, इतना 8 है, तो ये कितना हो जाएगा x बाय 8। तो ये अपरेंट डेप्थ हो गई, ये रियल डेप्थ हो गई। फाइंड करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दे दी है, ग्लास इज 1.5, 4 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। अब आपको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू RD अपॉन AD। आपको सब कुछ फाइंडिंग करना है तो वैल्यू रख देते हैं इसकी 1.5, RDX मतलब रियल डेप्थ x है, और AD कितना है x माइनस 8। मल्टीप्लीकेशन करोगे जब आप, तो 1.5x माइनस कितना 12 आ जाएगा क्या? 12 इज इक्वल टू x। उसको इस साइड, इसको इस साइड, 1.5x माइनस x इज इक्वल टू 12। ये एक जाएगा तो 0.5 रहेगा, 0.5x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 12 बाय 0.5 मतलब 120 बाय 5 कितना आ जाता है? 5 to the 10, 5 to the 24, 24 mm। थिकनेस इज 24 mm और 2.4 सेंटीमीटर। सर एक बार फिर से कराना। एक ग्लास स्लैब है, एक स्टैम्प के ऊपर रखा, मतलब एक पेज के ऊपर रखा, और नीचे कोई इमेज है, मतलब स्टैम्प है। अब आप ऊपर से जब उसको देखोगे तो वो इमेज आपको 0.8 mm ऊपर दिखाई दे रही है। दैट मीन्स वो इतनी रेज हो गई है। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है। अगर टोटल रियल डेप्थ में गिनूं स्टैम्प की तो वो हो जाएगी x मैंने ली है, तो अपरेंट इमेज कितनी हो जाएगी? टोटल x है और ये 8 mm है, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस, सॉरी x माइनस 8, ये अपरेंट डेप्थ हो जाती है। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितनी है x, अपरेंट डेप्थ कितनी ली है? टोटल x था, उसमें से 8 निकाल दो तो ये बचेगा x माइनस। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और फिर आपको आंसर मिला। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत सिंपल है। 1.5 में से एक x निकालना है, माइनस करना है, तो आपको पता है 1.5 में से एक जाएगा तो 0.5 बचेगा। चलो ठीक, अब इसका जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो a stone placed at the bottom of the water tank appear raised by 80 centimeter। सेम थिंग, एक टंकी भरी हुई है पानी से और नीचे आपको एक स्टोन दिखाई दे रहा है, नीचे स्टोन प्लेस किया है, वो कितना रेज हो गया है इसकी इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब 8 सेंटीमीटर वो इमेज आपको ऊपर दिखाई दे रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है,
प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रियल डेप्थ में x ले लो, प्रीवियस एग्जांपल की तरह, रियल डेप्थ x, एपरेंट डेप्थ क्या है, 8 माइनस कर दोगे तो एपरेंट डेप्थ, टोटल में से 8 माइनस करो तो ये बचेगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 8, ये हो जाएगी आपकी एपरेंट। हमारे 80 सेंटीमीटर दिया है। चलो 80 रखो, 80 है, आप पढ़े 80 और लिख रहे 8। चलो जो भी हो, चलो ठीक। मैंने ऊपर वाला न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने भी सॉल्व किया उसका 8 देख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू RD अपॉन AD। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, RD रियल डेप्थ x, एपरेंट डेप्थ x माइनस 80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4 से 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 3x, 3x को इस साइड ले लो, 320 को उस साइड, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 320, x इज इक्वल टू 320। ठीक, मिटाओ। चलो किसी का बाकी नहीं है ना, वैसे भी सिंपल है, वो सिर्फ वो एंगल वाला है, उसको हम लोग देखेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री वाला करेंगे। नाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है, इनका क्वेश्चन जीएससीबी में बहुत बार पूछते हैं, आईसीसी में कम पूछते हैं, फिर भी एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कभी कभार आपका ऑब्जर्वेशन होगा पानी के अंदर आपको पानी मिरर जैसा दिखाई देता है, कभी कभार या तो पानी के अंदर मिरर जैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। टेक अ ग्लास बीकर एंड फिल इट विथ वाटर, होल्ड द बीकर अबव द आई लेवल। हम लोग ग्लास भर के, और ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट लेना है, पानी भर के देखना है, तो जो वो सरफेस से वाटर की वो आपको मिरर जैसी दिखाई देगी कुछ एंगल पे, मतलब थोड़ा टेढ़ा रखो तो आपको नीचे की चीजें उधर उसकी इमेज आपको दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा आपको ऑब्जर्व करना। अगेंस्ट सम सोर्स ऑफ लाइट केयरफुली ऑब्जर्व द अपर सरफेस ऑफ द वाटर। इट इज ऑब्जर्व दैट द अपर सरफेस ऑफ वाटर अपीयर सिल्वरी, मतलब जैसे हम लोग आईने में देखते हैं, हम लोग आईने के सामने खड़े तो हमारी इमेज दिखाई देती है, पीछे सिल्वर जैसा, मतलब सिल्वरी सरफेस ऐसा दिखाई देगा। फिनोमिनन ड्यू टू विच द अपर सरफेस ऑफ वाटर अपीयर सिल्वरी व्हेन इट इज हेल्ड अबव द आई लेवल इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जिस फिनोमिनन की वजह से सिल्वरी दिखाई देता है उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अब मैं आपको कुछ मतलब अपने तरीके से पहले समझा देता हूं। ये पानी का वेसल्स भरा हुआ है, ये सरफेस है। अब एक पॉइंट है, वहां से मैं लाइट इंसिडेंट करता हूं, तो पहले तो मुझे पता है सीधा परपेंडिकुलर जाएगा, तो सॉरी परपेंडिकुलर जाएगा तो विदाउट डेविएशन, नो रिफ्रैक्शन, सीधा सीधा का सीधा जाएगा, क्योंकि व्हेनेवर लाइट रेज travel from denser to rarer or rarer to denser perpendicular to the surface separating to medium, the light is goes straight without having any deviation, कोई deviation शो नहीं करेगा। अब मैं थोड़ा उसका चेंज कर रहा हूं एंगल, अब मैंने लाइट यहां से जाने दी यहां, अब थोड़ा सा एंगल बना, आपको पता है डेंसर में से रेरर में जा रहा है, तो क्या होगा, ये इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो क्या होगा whenever light rays passes from denser to rarer, तो क्या होता है, bend towards the normal or away from the normal, away from the normal। तो ये जो एंगल होगा यहां से ऐसे ऐसे बदले, ये थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक, तो मैं ये वाला इमेजिनेशन ड्रॉ कर देता हूं। नेक्स्ट,
और मैंने अब स्नेल्स लॉ, जैसे जैसे स्नेल्स लॉ भी ऐसे ही कहते हैं, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। तो मैंने और एंगल बढ़ाया तो आपको और डेविएशन देखने को मिलेगा। ठीक, और मैंने एंगल बढ़ाया, मैं थोड़ा और भी यहां से दूर करता जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। अब मैंने एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया तो अब एक पॉइंट आ जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट पे जो रे है पैरेलल सरफेस सेपरेटिंग ऐसा 90 डिग्री बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बनाएगा। पहले कुछ था, ये थोड़ा बढ़ा, अब इतना बढ़ गया कि ये सीधा पैरेलल सरफेस पे जा रहा है, मतलब 90 बनाया। द एंगल एट विच द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज परपेंडिकुलर और 90, दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं क्रिटिकल कहता हूं कब, जब एक ऐसी वैल्यू इंसिडेंट एंगल की जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे 90 देगा। ठीक, नॉर्मली डायमंड के लिए 42 है, शायद 42 है, मुझे पता नहीं, 23 या 42 एक वैल्यू है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंट की जब मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 मिले, 90 मतलब पैरेलल टू द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, उस एंगल को, उस इंसिडेंट एंगल को मैं क्रिटिकल एंगल कहता हूं। अब मैं क्रिटिकल एंगल से मैं अगर बढ़ाऊंगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तब जाके मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। देखो अब मैंने और एंगल ऑफ, दिखाई दे रहा है, यस, और एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया, ये कुछ था, इससे ये ज्यादा है, तो ये क्या होगा, अंदर के अंदर ये रिफ्लेक्ट होगा। सर लाइट आ कहाँ से रही है? यहाँ से, दिस इज द सोर्स, ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक, वापस एक बार सुन लो, सोर्स ऑफ लाइट से मैंने लाइट इंसिडेंट किया परपेंडिकुलर टू द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, तो सीधी अनडेविएटेड चली जाएगी। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगते हैं, जब भी ऑब्लिकली प्लेस करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना है उससे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज लाइट रेज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा और बढ़ाया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, जैसे इंसिडेंट बढ़ा, एक वैल्यू होगी एंगल ऑफ इंसिडेंट की, उस वक्त मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 मिलेगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं क्रिटिकल एंगल कहता हूं। अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रखूंगा तो लाइट रेज जो सेपरेटिंग सरफेस है वहां से टोटली अंदर रिफ्लेक्ट होगी। इस फिनोमिनन को मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहता हूं, अंदर के अंदर टोटली रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, तो सर इस लाइट का एक भी पार्ट रिफ्रैक्ट नहीं होगा? होगा थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ना, जैसे क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होता है, और अभी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आप एंगल करेंगे इंसिडेंस का तो रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिफ्रैक्शन होगा ही ना। यस, लेकिन वो बरोबर, अननोटिस होगा, नोटिस नहीं कर सकते। ठीक, तो मैं अब उस चीज को मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे, ये मैंने जो समझाया वो था, अब मैं पढ़ूंगा, उसकी डेफिनेशन आपको रट्टा मार लेनी, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वो दो चीज पूछते हैं। तो वो यहाँ पे कुछ ऊपर दिया है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ओके, ड्यूरिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नो लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ सेपरेशन एंड द एंटायर अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड। जब हम लोग वो रिफ्लेक्शन की बात करते हैं कि मिरर में थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद थोड़ी आगे जाती है, यहाँ पे थोड़ी रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन ये सब सेपरेटिंग सरफेस है वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, या तो वो रिफ्लेक्ट कर देगी या तो थोड़ी बहुत रिफ्रैक्ट होगी, थोड़ी सी,
मोस्ट प्रोबेबली ऑल द, हम लोग ऐसा सोचेंगे कि 99% ऑफ द लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड टोटली, वरना कांच पे जो सनलाइट हम लोग गिरते हैं तो कांच गर्म हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे ऐसा कोई फिनोमिनन नहीं होगा, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और एनर्जी, लाइट एनर्जी एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। ठीक, अब डेफिनेशन देखो, द फिनोमिनन ड्यू टू विच अ रे ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली denser medium to optically rarer medium gets reflected into optically denser medium at surface of separation is called total internal reflection। एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें एक लाइट, रे ऑफ लाइट है, वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक, गेट रिफ्लेक्टेड, देखो जा नहीं रहा है, गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम लिखो तो भी चलता है, गेट रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम एट द सरफेस सेपरेटिंग दिस टू मीडियम, यहां से वो रिफ्लेक्ट होगा। क्रिटिकल एंगल देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन अ denser medium to an optically rarer medium, sorry, angle of incident in denser medium for which the angle of reflection is rarer medium is 90। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू जिससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम में 90 हो जाए, उसको मैं क्रिटिकल एंगल कहता हूं। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू इंसिडेंट की जिसकी वजह से डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे 90 मिले, रिफ्रैक्शन। कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी कंडीशन यहां पे दी है, रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रेयर से डेंसर में नहीं, लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर में ट्रैवल करेगी तभी है टोटल इंटरनल देखने को मिलेगा। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द ऑप्टिकली मीडियम, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहां पे नहीं देखने को मिला, यहां पे नहीं देखने को मिला, यहां पे नहीं देखने को मिला, यहां पे भी नहीं मिला, इससे ज्यादा जब मैंने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट रखा तब जाके मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो पहला कंडीशन ऑप्टिकली एक सवाल है, रेयर में जाना चाहिए, और दूसरा क्रिटिकल एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक सर? यस, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बोलो। देखो कोई भी ऑप्टिकली रेयर मीडियम में से डेंसर में आएगा तो मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी लाइट, बरोबर? यस, अभी कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है जिससे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से कोइंसाइड करती हो, मतलब नॉर्मल जैसे ही जाती हो, मींस मैं समझा नहीं, नॉर्मल के साथ साथ जाती हो, नॉर्मली हो, यस, ऐसा हो सकता है कहीं? मींस नॉट, ये कोई भी नहीं समझे आप? देखो हाँ चलो वो लाइन ड्रॉ की, बरोबर? अभी एक एंगल उसमें इंसिडेंस करवाओ विद रे, चलो ये बरोबर, ये वो नॉर्मल है। अभी वहां पे मतलब वो ऊपर का है ना वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और नीचे का डेंसर मीडियम है, बरोबर? अभी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, लेकिन नहीं, वो उसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड नहीं करना है, हमें नॉर्मल के जैसा ही नीचे, जैसे नॉर्मल जा रही है नीचे, बरोबर ऐसे ही नीचे जाए, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा हो सकता है? यस, ये हो सकता है। तो रिफ्रैक्शन तो जो जब वो बाहर निकलेगी, फॉर एग्जांपल की ग्लास स्लैब है तो उसमें ऐसा इंसिडेंस करवाया, नॉर्मल से जैसे ही परपेंडिकुलर जाएगी तो जब वो बाहर निकलेगी तब वो शो रिफ्रैक्शन नहीं शो करेगी ना। सिर्फ सुन, अगर मैं ये नॉर्मल है, मैं इसके पैरेलल एक रे जाने दे रहा हूं लेकिन थोड़ा सा ऑब्लिकली,
थोड़ा सा स्लाइटली। अब वो थोड़ा सा तो अंदर की तरफ बेंड होगा तो सीधा जाएगा। तो वो बरोबर सही। वो कौन डिसाइड करेगा? द डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। कितना जितना ज्यादा है उतना ज्यादा डेविएशन देखने को मिलेगा। वो नेक्स्ट साइड से निकलेगी, विदाउट डेविएशन जाएगी फिर। बरोबर रेडी, वही पूछना चाहता था। These are the certain exceptions. इसके लिए इसका जो नीचे वाला मीडियम है ना, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा चाहिए, तब जाके वो ज्यादा मुड़ेगा। एक तो कम एंगल है, उसको कम ही मुड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा भी मुड़ गया तो फिर हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा, गुड। नेक्स्ट, रियल रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे आपको दोनों के बीच में रिलेशन दिया है, कुछ लाइट रेज के बारे में बोला है। कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ए बी। कहां पे है? यस, बाजू में एक पिक्चर दिया है अच्छा वाला, या तो कहीं पे दिया होगा उसी में। तो जब भी कोई लाइट रेज मीडियम से जा रहा है, ये नॉर्मल है, इसको नाम दिया है ए बी रेज, ये बी है। ठीक, traveling in an optically denser medium such that the angle of refraction in the medium is 90। ये इस तरह से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट रखा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे 90 मिला, मतलब क्रिटिकल एंगल मिला। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये मीडियम ए है, ये बी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, सॉरी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जहां जा रही है वही आता है, इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। ये आप जानते हो। आई तो मुझे पता नहीं, आर मुझे कितना मिला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये साइन एंगल आई। साइन 90 क्या होता है? साइन 90 क्या होता है? 1 यस, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये इसको एंगल सी नाम दिया है, ठीक है, इसको सी रखा, तो साइन सी हो जाएगा। तो क्या प्रूफ क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें पता है, लिख डालो। साइन आई 90 सी हो तो वो किया। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा ग्लास का, या जो भी मीडियम दिया है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 0.5 या तो 1.5 b विथ रिस्पेक्ट टू a इज 1 अपॉन इसका क्या आ जाएगा? साइन सी। 1.5 नहीं है। चलो इसको ही देख लेते हैं। अगर ये लाइट रेज है 90 मैंने आने दिया, ठीक, अब देखो ये रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यहाँ पे देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब 90 आएगा तो सीधे सीधे जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं इस पॉइंट से वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम लोग साइन 90 बाई साइन सी बोलते हैं। साइन 90 तो 1 हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ए इज 1 by sin c। एक सेकंड, एक सेकंड। तो 1 by एंगल सी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये उन्होंने रिलेशन दिया है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं इस फ्रॉम अबव रिलेशन वी कैन फाइंड अ क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल इफ इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन। किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है तो उसका ओके वापस करवाना। एक एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने लिया तब जाके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मिला 90।
मतलब क्रिटिकल एंगल पे रखा आपने। तो आपको पता है यहां से जब लाइट रेज जा रहा है, ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू बी जहां जा रहा है वहां का होता है साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। साइन एंगल आई क्या है सी, साइन एंगल आर क्या था, रिफ्लेक्शन क्या था, रिफ्रैक्शन क्या था 90, 90 साइन 90 मतलब 1 होता है। तो ये पहला रिलेशन आपको मिला। दूसरा, अब यहां से कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट है, या तो इनको आप सोचो कि ये यहां से लाइट आ रही है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो जब ये सेम पाथ फॉलो करेगा, ठीक, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज आई अपॉन सी। आई मतलब क्या था, इंसिडेंट 90 और ये सी का तो सी रखा 90 तो 1 होता है। तो किसी का भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना, सॉरी किसी का भी एंगल सॉरी क्रिटिकल एंगल किसी का भी फाइंड करना हो, तो आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, जब आपको क्रिटिकल एंगल पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको बोल दे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, पानी है कुछ भी है, और इसका क्रिटिकल एंगल फाइंड करो, तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B with respect to air is equal to incident upon refracted। इंसिडेंट सॉरी रिफ्लेक्टेड तो 90 होगा, क्योंकि हम लोग रखेंगे तब जाके हम लोगों को क्रिटिकल एंगल मिलेगा, तो sin 90 1 हो जाएगा 1/c। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो 1/sin c मतलब क्रिटिकल एंगल, तो sin c is equal to 1 upon 1.5 मतलब 10/5 सॉरी 10/15 2 जा 3 जा, ये कितना आ जाएगा 0.66। तो इसको आप वो जो वैल्यू दी है साइन एंगल की उसमें देखोगे तो आपको मिलेगा साइन सॉरी c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.66, तो आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कोई भी मटेरियल का, तो आप उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, ठीक। तो आपको अब तक हम लोग 3-4 पढ़े हैं कि पानी का 1.33 है, ग्लास का 1.5 है, डायमंड का 2.5 है, तो आप उनकी क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो। द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42, क्योंकि यहाँ पे देखो शायद 1.5 वाला ही ले लिया है, चलो अच्छा है, 0.66 का होता है 41.80, नियरली 42 डिग्री। सिमिलरली क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 48 एंड डायमंड इज 24, सबसे कम है, इसीलिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल 24 है। 24 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट अंदर गिरेगी डायमंड के अंदर, तो इसलिए ग्लिटर करता है डायमंड। डायमंड में लाइट जाने के बाद अंदर 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 घूमती रहती है, ठीक, इसीलिए वो ग्लिटर करता है। दैट्स व्हाई डायमंड ग्लिटर्स, बिकॉज इसका क्रिटिकल एंगल देखो 24 है। तो एक बार अंदर लाइट एंटर हो गई, उसके बाद अगर इंसिडेंट एंगल अंदर के अंदर 24 से ज्यादा रहा तो अंदर के अंदर वो घूमती रहती है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से वो ग्लिटर करता है। यहाँ पे एप्लीकेशन दी है, application of total internal reflection. Why does the upper surface of water containing beaker and held above the eye level appear silvery? ग्लास भरा हुआ पानी का ट्रांसपेरेंट ग्लास, थोड़ा आप एंगल पे रखो तो आपको वो सिल्वरी क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पानी वाटर का 48 डिग्री है, अब ये याद रखना 48, 42, ग्लास का 42, वाटर का 48 और डायमंड का 24, ठीक। तो वो आपको कुछ चीजें समझने में हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम लोग अभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, वो अभी इस चैप्टर में नहीं, इसके आगे है, मतलब आगे के टॉपिक में अभी नहीं है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि टोटली क्यों रिफ्लेक्ट होता है, टोटली क्यों रिफ्रैक्ट होता है। जब हम लोग प्रिज्म में
एक क्वेश्चन पूछते हैं इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो ये याद रखना, पानी 48 क्रिटिकल एंगल, मतलब 48 से बड़ा एंगल होगा पानी में एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। ग्लास में 42 और डायमंड में 24। ठीक, चलो इसका 24। यस। तो ये 3 एंगल आपको पता होने चाहिए। फिर मैं बताऊंगा सारी चीजें, जितनी जितनी जरूरत है उतनी ज्यादा नहीं। ठीक, ओके। ये ग्लास है और ये पानी भरा हुआ है। अब कोई भी रेज, ये नॉर्मल है, यहां से कोई भी रेज यहां पे गया, अगर ये 48 से बड़ा है, ठीक, 48 से बड़ा है, 48 से छोटा है तो रिफ्रैक्शन होगा, 48 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए थोड़ा तिरछा रखना पड़ेगा। तो यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप कोई चीज यहां पे चमक रही है और आप यहां से देख रहे हैं ग्लास के, तो आपको ये इसकी इमेज यहाँ पे दिखाई देगी, थोड़ी बहुत, इतनी परफेक्ट भी नहीं दिखाई देगी। तो critical angle for water is 48. The rays light entering from below surface, if these rays strikes water at angle greater than 48, they get totally internal reflection. यहाँ पे reflection देखने को मिलेगा। So this is the first application. Second, why does an empty test tube held obliquely in water and viewed from the top appears silvery? Second, इसका एप्लीकेशन, यहां पे कोई टेस्ट ट्यूब है, आप ऐसा सोचिए टेस्ट ट्यूब, आप ऊपर से इसको देख रहे हैं, एम्प्टी है, खाली है, भरी नहीं। तो जब भी लाइट रेज, ये पानी है और ये नॉर्मल होगा, तो ये अगर 48 से ज्यादा ही होगा, ठीक, अगर 48 से ज्यादा है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि पानी की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे सरफेस अलग है, देखो ये ग्लास की एक पतली लेयर है, उसके बाद एयर आ गई है, तो ये जो जब डेंसर में से जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंट 48 से बड़ा होगा तो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए ये सेम फिनोमिनन की वजह से टूटी हुई ग्लास की विंडोज आपको यहाँ पे दिया है, पेन अपीयर सिल्वरी। मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है तो उसके ऊपर सिल्वरी स्क्रैच दिखाई देता है, दैट इज ड्यू टू, क्योंकि थोड़ी हवा प्रेजेंट रहती है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी, वो सिल्वरी परत दिखाई देगी ऐसे। ठीक, तो वो टूटी हुई है इसलिए ऐसे दिखाई देगी। ऑल्सो बबल्स ऑफ एयर raising up in a fish tank appear silvery if the rays of the light strike them at an angle which is greater than 48, that is critical angle। तो जो बबल्स ऊपर आते हैं वो भी सिल्वर टाइप के दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्लिकली जब देखते हैं और वो स्फेरिकल होता है तो कुछ रेज तो उसको 48 से ज्यादा पे स्ट्राइक होते ही होंगे, इसलिए उतना भाग आपको सिल्वर दिखाई देता है और थोड़ा स्पीड में बाहर आता है, इसलिए भी वो फिर हर एंगल पे आपको सिल्वर दिखाई देगा, तो फिर आपको लगेगा कि यहाँ सिल्वर है। ठीक, Why do diamonds spark up? उसके पहले ग्लास में ये पानी वाला भी चलेगा, और ग्लास देखो यहाँ पे ग्लास ट्यूब है, केस ट्यूब है, उसकी थोड़ी सी तो थिकनेस होगी, तो कोई लाइट रेज जब जाएगी तो यहाँ पे 42 से ज्यादा अगर एंगल मिलेगा तो भी रिफ्लेक्ट होगी, और 48 से ज्यादा मिलेगा तो पानी ही उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। दोनों फिनोमेनन एक में दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में वो दिया है कि ये ग्लास की टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, लाइट रेज जब जाएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि लाइट रेज यहाँ तो 45 जैसा लग रहा है, तो 45 मतलब ग्लास की तो 42 है,
क्रिटिकल एंगल, तो 42 से ज्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो वो रिफ्लेक्ट होगा टोटल, तो वो भी हो सकता है। थोड़ा सा तिरछा देखो तो पानी की वजह से भी जा सकता है, पानी का 48 है। डायमंड स्पार्कल क्यों करता है? क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज ओनली 24। मोरओवर डायमंड आर कट एट ए वेरी शार्प एज, आपने यहाँ पे दिखाए गए हैं, मेकिंग अ नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव सरफेस, बहुत सारी रिफ्रैक्टिव सरफेस होगी। When a ray of light enters the diamond, it suffers a series of total internal reflection. एक रे जब एंटर होता है तो उसके बाद बहुत बार रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ दिस वेरी वैल्यू ऑफ। सर इससे पहले वाले में एक छोटा सा डाउट है। देखो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाँ, वो एज कंपेयर टू एयर आता है, मतलब क्या आता है, 1.5 आता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बरोबर। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ अलग आएगा नहीं? इसीलिए मैंने आपको बोला कि ग्लास टेस्ट ट्यूब खाली है। अरे खाली हो के भरेली हो, हमें क्या, अभी ये हमारी जो रे आती है वो तो वाटर में से ट्रैवल होके जा रही है ना। सुन अब सुन, अब तुझे कहां से ये थिकनेस मैंने बनाई इसकी, इसके बाद ये ठीक, अब यहाँ पे लाइट रेज आ गई, इसके बाद जो भी लाइट रेज वाटर से आ गई, अब यहाँ पे वाटर खत्म, अब ग्लास ट्यूब है ये, फिर ये एयर है, ठीक है बरोबर। अब वो अंदर जाएगी तो जो स्ट्राइक करेगी तो ये 45 से बड़ा होगा ना, 40 मतलब 42 से बड़ा होगा तो ये अंदर के अंदर वापस है। अब तो यहाँ से रिफ्लेक्शन शो करेगी, तो जब वाटर में से ग्लास में आएगी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। फिर ग्लास के अंदर देखिए डेंसर ये रेयर है एयर, ठीक, और ये वाटर वाला है ना, वो तो सोच मत, वाटर वाला है वो तो रिफ्लेक्शन करेगा, ग्लास वाला देख। अरे ऐसा नहीं। हाँ बोल। देखो पहले मेरा सवाल का सीधा जवाब दो कि ग्लास था, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर और ग्लास की ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अलग होगी या सेम? अलग, चेंज अलग होती। अभी ग्लास की एक मिनट, विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, अलग होगी, अलग होगी ना। अभी देखो ग्लास की एंगल ऑफ अल्लाह सॉरी क्या बोला था मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अलग है, तो उसका क्रिटिकल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एयर और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्यों सेम है? अब इधर तो अपनी रे जो आती है वो तो वाटर में से ही आ रही है ना ग्लास में, वो कहाँ एयर से आ रही है? ये वाटर से आ रही है, ये रेज वाटर से आ रही है। हाँ, अब ये तो आ गई, अब रिफ्रैक्शन होगा ना, वाटर से ग्लास डेंसर है, ये ग्लास की मैंने थिकनेस बनाई है, इतनी मैग्नीफाई किया है मैंने ग्लास की, ये हाँ बरोबर, ठीक है, ये सरफेस है ग्लास की, बरोबर, ठीक है, ये एयर है, ये वाला हवा है, टेस्ट ट्यूब है ऐसी, ठीक है ऐसी, बरोबर, अब बरोबर, यहाँ से जब वाटर जाएगा रिफ्रैक्शन होगा थोड़ा, हाँ बरोबर। अब तुझे वो छोड़ देंगे, वाटर नहीं है ऐसा सोच के अब अंदर आ गई, अब ग्लास कहाँ जा रही है? एयर में। हाँ रेडी रेडी रेडी, पक्का पक्का पक्का, पता चल गया, पता चल गया। नेक्स्ट डायमंड वाला तो ठीक है, कहाँ पहुंचे, ओके। thus the ray in way gets trapped within the diamond, diamond के अंदर बहुत बार रेज अंदर ही बंद हो जाता है, it is this trapped light energy which makes it sparkle। तो डायमंड के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मल्टीपल बार होता है, बहुत बार, तो इसकी वजह से डायमंड के अंदर ही अंदर एनर्जी रह जाती है और फिर वो अंदर के अंदर घूमती रहती है और फिर स्पार्कल करती है। It is for the same reason that cut glass article, 4 बज गए हैं तो मैं लास्ट 2 लाइन रीड करता हूं, मेरा भी दिमाग चलो। It is for the same reason that cut glass article sparkle because they present a number of refracting surface from where total internal reflection can take place।
तो ग्लास टूट जाता है तो वो चमकता क्यों है? क्योंकि बहुत सारे क्रैक होते हैं, एक प्लेन क्रैश में नहीं, प्लेन में कट नहीं हुआ है ग्लास। जब टूटेगा तो बहुत अलग अलग सरफेसेस दिखाएगा, तो वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है। तो ग्लास टूटा हुआ भी हमको स्पार्कलिंग शो कर सकता है। सो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, आप रीड करना जितना मैंने पढ़ाया, उसमें कोई डाउट हो तो फिर पूछना, ठीक। और कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधी फिगर पूछते हैं, सिर्फ इंसिडेंट दे देते हैं, रिफ्लेक्शन आपको निकालनी है, तो वो मैं आपको बहुत सारे एंगल के साथ सिखाऊंगा। डोंट मिस टुमारोज लेक्चर, ठीक। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं रेडी नहीं रेडी, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में सब कुछ आ गया, थैंक यू। दिमाग खोल के अंदर बैठ गया। चलो चलो, बाय बाय।